नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन देखते हैं कि व्याकरण क्या है। कहा जाता है कि व्याकरण क्या है, इसका परिभाषा संस्कृत में दिया जाता है व्याकरीकृते भाषा अनेम इति व्याकरणम, अर्थात यानी विद्या से जिस भाषा का व्याख्यात्मक अर्थ उसका विश्लेषण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगर हिंदी भाषा के परिभाषा में देखा जाए तो व्याकरण किसी भी भाषा को बोलने या लिखने की रीति यानी तरीका बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग का निरूपण होता है उनके अनुसार व्याकरण कहे जाते हैं। जिसमें हम शुद्ध भाषा पढ़ते लिखते बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कहा था व्याकरण के लिए किसी भी भाषा द्वारा शुद्ध लेखन, शुद्ध बोलना, सही पुस्तकालय सरल हो जाता है। इसलिए किसी भी भाषा को जानने समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। आगे हम देखेंगे भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है कहना या बोलना, अर्थात भाषा साधन है जिससे क्या किया जाता है, बोला जाए, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा एक अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, यानी बातचीत करने का एक माध्यम है। डॉक्टर उमा चंद्र शुक्ल ने भाषा की परिभाषा दिया था उमेश चंद्र शुक्ल के अनुसार कि जिसकी सहायता से मनुष्य पर विचार परिवर्तन या सहयोग किया जाता है उस मैक्सिकन ऋण ध्वनि संकेत की प्रणाली को हम भाषा कहते हैं या भाषा कहा जाता है। भाषा का गठन अक्षर, शब्द, वाक्य ये तीनों ही किसी भाषा के मूल आधार होते हैं, बेस यही होता है। किसी भी भाषा में उसका अक्षर, अक्षरों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्यों का एक सार्थक, शब्दों का एक सार्थक क्रम जिससे एक वाक्य बनता है। यानी यही तीन अक्षर, शब्द और वाक्य ये तीनों ही किसी भाषा के क्या होते हैं, मूल आधार होते हैं। क्योंकि भाषा वाक्यों से मिलकर बनते हैं, वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं एवं शब्द शब्दों के योग से निर्मित होते हैं। आगे देखा जाए तो मूल रूप से मूल भाषा के गठन के आधार पर व्याकरण के 3 अंग माने गए। तीनों अंग कौन कौन से हैं, तो पहला है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। यही 3 से किसी भी भाषा का गठन किया गया। आगे देखेंगे वर्ण और अक्षर क्या होते हैं। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटे टुकड़े होता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ को हम बोल सकते हैं लेकिन इनका छोटा हिस्सा नहीं हो सकता है। यही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। मूलतः सभी स्वर वर्ण एवं अक्षर दोनों होते हैं। क, प, च, ठ आदि स्वरों के योग से बोला जा सकता है। आगे देखें, यदि अक्षर का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जिसका क्षर न हो, यानी जिसका नाश न हो, जिसका खंड न हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। सभी स्वर विकल्प व्यंजन क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। आगे देखेंगे वर्णों की संख्या। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 बताई गई है। संस्कृत में वर्णों की संख्या 50 बताई गई है। अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 26। हिंदी में अगर वर्ण 52 है, अगर स्वर की बात किया जाए तो स्वर कितने हैं, तो 11, कुल स्वर तो 13, व्यंजन कितने, तो 33। अगर संस्कृत में स्वरों की संख्या कहा जाए तो स्वरों की संख्या 4 सूत्रों में मिलते हैं और उसके बाद इनकी संख्या पूछा जाए तो 13 होते हैं। अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये केवल 5 ही स्वर होते हैं अंग्रेजी। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णों का आइए देखते हैं एक एक विवरण कि वर्णों के प्रकार क्या है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना खंडन या बिना विघ्न यानी बाधा के उत्पन्न होता है, उच्चरित होते हैं, जो किसी का सहायता नहीं लेते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये किसने कहा है, तो रत्नचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे हम देखेंगे
कि स्वरों का उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बल्कि यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण के सहायक होते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि स्वयं राज अन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से ही उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन्हें किसी की सहायता नहीं होती है। जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर या संस्कृत में अच भी कहा जाता है। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या 11, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 होती है। हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ये कुल मिलाकर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अगर कुल स्वरों की बात की जाए, 2 और जोड़ देते हैं, अयोग व अंग और अ को भी जोड़ देते हैं, तब 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, ये देख लीजिए। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या ए, ई, आई, ओ, यू होती है, यानी 5 ही होती है। स्वरों का चमत्कार यानी स्वरों के प्रकार के बारे में देखेंगे। हिंदी व संस्कृत भाषा के स्वरूप जो उनके उच्चारण काल और इसकी मात्रा काल कहा जाता है के आधार पर इस प्रकार हम विभाजित किए गए। मात्रा काल के आधार पर 2 प्रकार के, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। आगे हम देखेंगे ह्रस्व क्या कहलाते हैं? जो स्वर उच्चारण में अल्प समय, कहने का मतलब एक मात्रा काल का समय लेते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर या उन्हें हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं। या जो स्वर 1 सेकंड में उच्चरित किए जाएं उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या, मूल दीर्घ स्वर, ऐसे स्वर जो उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे, यानी जो 2 सेकंड का में बोले जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे अ और अ के मिलाने से आ बना, छोटी छोटी मिलाने के बड़ी, छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर की संख्या 3, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7, क्योंकि ये संयुक्त वाले भी 4 आ जाते हैं। ऐसे स्वर जो उच्चारण में अधिक समय यानी 2 मात्रा काल का समय लगता है, या भी 2 मात्रा काल का समय लगता है, इन्हें संयुक्त उच्चारण में संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का निर्माण हुआ है अ और छोटी ई के मिलने से, ऐ का निर्माण हुआ अ और ए के मिलने से, ओ का निर्माण अ और छोटा ऊ के मिलने से, औ का निर्माण अ और ओ के मिलने से हुआ है। आगे देखेंगे सूक्ष्म चंद्र शुक्ल ने दीर्घ संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर ही माना है, तो इसीलिए दीर्घ स्वरों की संख्या, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर 3 कौन होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये 3 हो जाते हैं दीर्घ स्वर। स्पर्श भाषा, आइए हम देखते हैं स्पर्श स्वरूप, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन हैं जो वाक यंत्र जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जीभ आदि को स्पर्श छूने पर, स्पर्श का मतलब छूने पर उच्चरित होते हैं। मूलतः मुखांगों के स्पर्श के बाद उच्चरित होने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है 25। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम ट्रिक भी बना दिए हैं। KTM 2, KTM 2 से क्या हो जाएगा? क वर्ग, के से कंठ से उच्चरित होने वाले क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग से च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है? KTM 2, ये वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ, इनका ताल, इनका मूर्धा, इनका दंत और इनका ओष्ठ। ये जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अलग अलग होता है। इन्हीं पर 5, एक में 5 है, 5 यहाँ पर बनेंगे, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 इसमें बनेंगे। तो कुल अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 25। इसीलिए कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक, आगे हम देखें कि अनुस्वार के बदलने में पंचम वर्ण जो होते हैं अंग,
य, ड़, न और म के अंतिम वर्ण का उपयोग किया जाता है। नियम यह है कि किसी शब्द के अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो अनुस्वार का जो वर्ण लगाया जाता है उसके बाद वाले वर्ण का पंचम अक्षर आधा लगता है। जैसे लिखें कंचन, च, ये अपने जाएगा च वर्ण का च, छ, ज, ज, ई है, तो ऐसे कंचन लिखा जाएगा। ठंड, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़ में इसे टूटा है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन कंठ यानी गले के अंतः भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उष्म, ये क्या है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो उष्मा व्यंजन कहलाते हैं जिनके मौखिक उच्चारण में गर्म गर्म वायु मुख से बाहर खराब होती है। जैसे स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु स। इस स का मूर्धा स और इस स का दंत स और ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक, तो देखा जाए तो ये जो उष्म व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। स, 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 ह। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्णों को जो 2 क्लासिकल योग से बनते हैं। जैसे छ का कैसे बना है? आधा क के साथ मूर्धा स मिलाए हैं तो क्या बना है? छ का निर्माण। आधा त के साथ र मिलाए त्र, आधा ज के साथ य मिलाए तो ज, ज्ञ का आधा स के साथ र मिलाए तो स्र का निर्माण। आइए बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जो ट, ठ, ड, ढ के नीचे, जो ट वर्ग के ड और ढ के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, इसे नुक्ता बोला जाता है। ड और ढ उदाहरण स्थान द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 गुण जैसे ड, ढ और ढ होते हैं। ये 2 तरह के उपयोग में आते हैं। इनकी संख्या केवल 2 होती है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी की वर्णमाला कितनी होती है? तो देखा जाए यहाँ पर हिंदी की जो वर्णमाला है अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, ये क्या होते हैं? स्वर में जाते हैं। उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ड और ढ, ये कुल मिला दिए जाए तो हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। प्रयास के आधार पर स्पर्श व्यंजन जो मुख के संवाद का पूर्ण रूप से स्पर्श उच्चारित व्यंजन क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क, च, ट, त, प कुल मिलाकर सभी व्यंजन जैसे क से लेकर म तक, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। संघर्षपूर्ण व्यंजन किसे कहेंगे? जो मुख्य अवयव के निकट आने पर वायु दोनों के बीच समानता होती है, जिससे कुछ वर्ण उच्चरित होते हैं, उन्हें यौगिक को संघर्षपूर्ण व्यंजन कहा जाता है। जैसे च, ज, स, ख, ग, इनको संपूर्ण संघर्षपूर्ण व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है कि जिन पाठ्य पुस्तकों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर की ओर आती है उसे नासिका व्यंजन कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, नासिका मतलब नाक से उच्चारित। जैसे अंग, य, ड़, न, म, अंग, य, ड़, न, म, यानी जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं उन्हें नासिक के व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है क्योंकि मुख के मध्य में 2 होठों मुखांगों के मिलन से वायु अवरोधी दोनों पार्श्वों यानी मुखांगों के बाहर से अंत होता है, उन्हें वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या अतिक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, जो जिनके उच्चारण में जिह्वा, नोक, कठोर, कंठ, तालु को छूकर न
नीचे से वायु बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजन को अतिक्षिप्त गोलियों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें ड और ढ को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन हम कहते हैं। व्यंजन, आइए हम देखते हैं ऐसे वर्ण उच्चारण में हवा मुख के पास कुछ यहाँ होगा, मुख के पास कुछ संगति उत्पन्न होने का उच्चारण होता है। ऐसे व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा आप कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है। र को लुंठित व्यंजन। आगे देखें ऊर्ध्व व्यंजन, य और वह हैं। य के उच्चारण में ओठ रेखा तटवर्ती इलाके में, जबकि वह के उच्चारण में ओठ रेखा होता है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर, ज्ञान संगम कोचिंग। जय हिंद।